पहली चीज तो क्वेश्चन ये आती है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट बोलते किसको या अनएम्प्लॉयड किस इंसान को बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लाखों करोड़ों की नौकरी ढूंढ रहा हूं ना, जो मेरे स्किल के हिसाब से नौकरी है, जो मेरे स्किल के साथ वेजेस मिलनी चाहिए, मैं वही नौकरी ढूंढ रहा हूं। ठीक है, भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो डेवलपिंग देश है, जहां एग्रीकल्चर पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, लोगों को रोजगार चाहिए, तो अक्सर खेती में ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। देखने में लगता है कि काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो क्या है? छुपे हुए बेरोजगार। कभी अच्छा समय आता है तो बेरोजगारी कम होती है, खराब समय आता है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। देखो ऑनेस्टली मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि कोई काम छोटा बड़ा होता है, सब काम बराबर होते हैं, सब काम इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। आज के सेशन में हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं आखिर इनका मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, क्या क्या उसके प्रकार होते हैं, एंड पॉवर्टी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि कई बार हमारी जो परसेप्शन होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है वो काफ़ी अलग होती है। पर अगर हम रियल डेफिनेशन देखें जो हमारा कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वो डेफिनेशन अलग कैसे है। उस तरह से पॉवर्टी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन आज का रहेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम के द्वारा जो 3 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, दैट इज़ योर प्रारंभ बैच। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रक्चर ढंग के अंदर इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। कोशिश इस तरह से है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी यूपीएससी की तैयारी को हम आसान कर पाएं। एंड इसके लिए पहले ईयर के अंदर आपकी बेसिक फाउंडेशन आपकी बनेगी, सेकेंड ईयर के अंदर एडवांस प्रिपरेशन होगी, एंड तीसरे साल के अंदर आपकी रिग्रेस रिवीजन एंड प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। तो हर एक डिमांड जो भी इस यूपीएससी एग्जाम की है वो पूरी पूरी डिमांड इस पर्टिकुलर बैच के माध्यम से कवर की जाती है। तो दोस्तों ये जो बैच है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो लेट्स से अपने ग्रेजुएशन के अंदर हैं। तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इस कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहां पे जाके आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट का। पहली चीज तो क्वेश्चन ये आती है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट बोलते किसको या अनएम्प्लॉयड किस इंसान को बोलते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने घरों पे इस टाइम के ऊपर ये लेक्चर देख रहे होंगे, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप लोग बेरोजगार हैं? क्या आप लोग अनएम्प्लॉयड आपको कह सकते हैं? द आंसर इज नो, आप लोग बेरोजगार नहीं हो। अगर हम बात करते हैं ना कि कौन इंसान अनएम्प्लॉयड है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ वही इंसान जो पूरा कोशिश कर रहा है नौकरी ढूंढने की, पर पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही। समझे? मान लेते हैं यहां पर कोई एक इंसान, मैंने बोला अब ये हर एक कोशिश कर रहा है, ये ऑनलाइन नौकरी.com ऑफलाइन हर जगह कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं यार इसको एक ठीक ठाक इसको नौकरी मिल जाए, इसके स्किल्स के हिसाब से, जितनी इसके स्किल्स हैं उस हिसाब से जो सैलरी मार्केट में मिलती है उसके हिसाब से इसको नौकरी मिल जाए। अब इसने हर जगह हाथ पैर मारे पर तब भी इसको यहाँ के नौकरी नहीं मिलती, तो ये इंसान बेरोजगार हुआ। सर आप लोग क्यों नहीं बेरोजगार हो? इसका कारण पता क्या है कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग अभी नौकरी की तलाश नहीं कर रहे, इसीलिए आप बेरोजगार नहीं कहलाए जाएंगे। कोई ऐसा इंसान जो नौकरी ढूंढ ही नहीं रहा वो बेरोजगार नहीं कहलाया जाएगा। बेरोजगार बस वही पर्सन है जो अपना पूरा बेस्ट दे रहा है नौकरी ढूंढने के लिए, बट डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट उनको नौकरी नहीं मिल रही। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो ये अपने आप में इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस डेफिनेशन को देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। बोला जाता है दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट when people who are willing
who are willing to work at going wages cannot find jobs. Cannot find jobs. अब आप लोग एक बार इस लाइन का मीनिंग समझो। अनएम्प्लॉयमेंट उस चीज को बोलते हैं जब लोग जो कि विलिंग है, जो कि काम करना चाहते हैं, जो कि काम करना चाहते हैं, किस रेट पे काम करना चाहते हैं, जो कि मार्केट में वेजेस चल रही हैं। जैसे मान लेते हैं मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरे पास एक पर्टिकुलर स्किल है, इस स्किल के लिए कुछ मार्केट में सैलरी चल रही होगी कि मान लो 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब मैं रेडी हूं मेरे स्किल के हिसाब वाली जॉब के ऊपर काम करने के लिए, यही सेम सैलरी के ऊपर, पर तब भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है कि मैं लाखों करोड़ों की नौकरी ढूंढ रहा हूं ना, जो मेरे स्किल के हिसाब से नौकरी है, जो मेरे स्किल के साथ वेजेस मिलनी चाहिए, मैं वही नौकरी ढूंढ रहा हूं, पर तब भी मुझे यहां पे नौकरी नहीं मिल रही, उसको हम बोल देते हैं बेरोजगार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग बेरोजगारी में नहीं आएंगे क्योंकि आप लोग नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे। अब मेरा एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारी जो मदर होती हैं डेफिनेटली वो बहुत काम करती हैं, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक घर के कई तरह के काम देखने पड़ते हैं, खाना बनाना हो गया, या इवन बाकी लोग भी, नॉट महिलाएं ही नहीं, मतलब पुरुष भी आजकल करते हैं, तो और करना भी चाहिए इनफैक्ट सबको, घर का जो काम होता है, मतलब अपनी मर्जी है सबका। तो पॉइंट ये आता है कि सर क्या हम उनको भी बेरोजगार बोलेंगे कि मम्मी ने घर पे काम किया, सफाई करी, खाना बनाया, बच्चों को तैयार किया, क्या वो बेरोजगार हुए? देखो मैंने आपको अभी बताया कि बेरोजगार बस वही इंसान है जो काम ढूंढ रहा है पर सारा एफर्ट करने के बाद भी काम नहीं मिल रहा। अब इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हाउस होल्ड वर्क होता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में, अगर हम खुद करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम उसको काउंट नहीं करते। और आपकी जो मदर है वो ऐसा भी नहीं है कि काम ढूंढ रही है बाहर, मतलब कि जाके काम करने का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो भी बेरोजगारी की कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है, तो आप अपनी अगर अपने अपने फैमिली में आपके पिताजी, भाई बहन, या आप खुद अगर मान लीजिए घर का काम करते हैं और आपको लोगों को लगता है कि नहीं मुझे यही काम करना है, एंड आप कहीं काम ढूंढ ही नहीं रहे, तो आप बेरोजगारी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बेरोजगार बस वही इंसान है जो काम ढूंढ भी रहा है पर सब कुछ करने के बावजूद भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा, उसको बोलेंगे हम अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ठीक है। अब हमें कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार पढ़ने हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट के भी कई तरह के प्रकार होते हैं। जैसे आप यहां पे समझ सकते हो, एक प्रकार जो यहां पे हमें देखने को मिलता है ना बेरोजगारी के अंदर, वो होता है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्वेश्चन आता है इसका मतलब क्या है डिसगाइज्ड का? देखो दरअसल में जो वर्ड है डिसगाइज्ड, ये इंग्लिश का ही शब्द है। इसको हिंदी में, मतलब इसको हम लोग, मतलब इसका दूसरा नाम हो सकता है हिडन। डिसगाइज का मीनिंग होता है हिडन, हिडन कह लो, या हिंदी में अगर आपको लिखना है तो इसका बोलते हैं छुपा, छुपा हुआ। हिडन मतलब छुपा हुआ। ठीक है, तो दरअसल में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और कुछ नहीं है, बल्कि ये छुपी हुई बेरोजगारी ही है। सर ऐसी कौन सी बेरोजगारी है जो छुपी हुई है? आई विल गिव यू वन एग्जांपल। देखो मान लेते हैं कि ये रहा हमारा एक खेत, इस खेत के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूं, इस खेत पे मेरा भाई भी काम कर रहा है, मेरी बहन भी काम कर रही है। ठीक है, एक, ठीक है, हम तीन लोग जब यहाँ पे इस खेत पे काम कर रहे थे तो हमने देखा इस पूरी जमीन से हम लोग 100 किलो प्रोड्यूस कर पा रहे थे, 100 किलो चावल हमारा यहाँ से निकल रहा था। चलो ठीक है, अब होता पता क्या है कि एक दिन हमारे चाचा जी का बेटा बोलता है कि मैं भी आपके साथ काम कर लेता हूँ। तो ठीक है, अब चौथा भी बंदा आ गया यहाँ पे काम करने के लिए, उस तरह से एक और हमारा कजन भी आ गया, तो अब 5 लोग यहाँ पे काम करने लग गए। अब नोटिस करना,
ये दो लोग अलग से आए काम करने इसी खेत के ऊपर, ठीक है। जब 3 लोग काम कर रहे थे तो आउटपुट निकल रहा था 100 kg। जब 5 लोग काम कर रहे हैं तब भी आउटपुट मान लेते हैं 100 kg राइस है, ठीक है। जब 3 लोग काम कर रहे थे तब भी 100 kg आउटपुट था, जब 5 लोग काम कर रहे हैं तब भी 100 kg आउटपुट है। इसका मीनिंग पता क्या है? इसका मीनिंग ये है कि भाई ये दो लोग जो आए ना, इनके आने या ना आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले जितना काम हो रहा था अभी भी उतना ही काम हो रहा है। अब देखने में लग रहा है कि ये दो लोग भी काम कर रहे हैं खेत के ऊपर, पर मैंने जैसा बताया ना कि इनके होने से या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है काम के ऊपर, आउटपुट के ऊपर। आउटपुट उतने का उतना ही रह रहा है। तो दैट मीन्स देखने में लग रहा है ये काम कर रहे हैं पर वास्तविकता में ये काम नहीं कर रहे। इसीलिए ये क्या है? ये छुपे हुए बेरोजगार हैं। इट इज कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आप भी देखना कभी ऑफिस के अंदर आप भी नोटिस करते होंगे, कुछ लोग होते हैं जिनके पास ना पूरा दिन से लेकर रात तक काम होता है, सुबह से लेकर रात तक उनको काम करना पड़ता है। कुछ लोग ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही कम काम करते हैं, उनके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो लोग क्या हुए? वो छुपे हुए बेरोजगार हुए, ठीक है ना। नॉर्मली एग्जाम्पल जो हम बात करते हैं ना वो एग्रीकल्चर में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो डेवलपिंग देश है, जहां एग्रीकल्चर पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, लोगों को रोजगार चाहिए, तो अक्सर खेती में ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। देखने में लगता है कि काम कर रहे हैं पर एक्चुअल में वो क्या है? छुपे हुए बेरोजगार, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। यहां पर ना आपको एक वर्ड का पता होना चाहिए मीनिंग। उस वर्ड को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। एक वर्ड पता होना चाहिए यहां पे आपको, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। अब इस लाइन का मीनिंग समझना, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। जब भी आप कभी ये वर्ड पढ़ोगे मार्जिनल, तो इस वर्ड का मीनिंग होगा एडिशनल या एक्स्ट्रा। अब यहां पे जैसे मैंने आपको बताया, ये जो दो लोग नए आए, इनसे कुछ एडिशनल या एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट हो रहा है? आंसर इज नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसीलिए वी विल कॉल दिस टर्म एज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये पहली प्रकार की आपकी बेरोजगारी होगी, छुपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है? दूसरी दोस्तों हो सकती है आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी हो सकती है आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। दूसरी हो सकती है आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जब आपको रोजगार मिले पर साल के कुछ ही महीनों के लिए, पूरा साल भर आपको रोजगार ना मिले, ठीक है। तो when there is employment, when there is employment only for certain months of the year, only for certain months of the year, साल के बस कुछ ही महीनों के लिए आपके पास यहां पे रोजगार होता है। इसका एग्जांपल आप समझना, जैसे कोई भी एग्जांपल आप देखो, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं ये आइसक्रीम बेचने वाला है, ठीक है। ये पर्सन कौन है? आइसक्रीम बेचने वाला। अब ये जो आइसक्रीम बेचने वाला है, इसने एक बात नोटिस करी कि भाई जब बात होती है आपकी समर्स की, गर्मियों के समय की, तो गर्मियों के समय इसकी आइसक्रीम बिक जाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट विंटर्स, सर्दियों के समय की बात आती है, तो सर्दियों के समय इसकी आइसक्रीम कोई खरीदता ही नहीं है। तो सर्दियों के समय क्या हो जाता है? ये बेरोजगार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम बेरोजगार है, कुछ सीजन में इसके पास रोजगार है, कुछ सीजन में इसके पास रोजगार नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? सीजनल बेरोजगार। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप एक एग्रीकल्चरल लेबरर की बात भी कर सकते हो। अब होता पता क्या है? जो एक एग्रीकल्चरल लेबरर होता है,
उसके पास साल के कुछ समय ज्यादा काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हार्वेस्टिंग के समय हो गया, या फिर आपकी पौधों को, आपके आपके जो फसलें हैं उनको लगाने के समय के ऊपर हो गया। फसलों की कटाई या फसलों को लगाने के समय उनके पास काम होगा, पर बाकी टाइम शायद उनके पास काम ना हो। तो जो एग्रीकल्चर लेबर होते हैं उनके पास भी कुछ सीजन्स में आपके पास काम होता है, कुछ बाकी सीजन में उनके पास काम नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे क्या? सीजनल बेरोजगारी और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। इसके अलावा भी और भी बेरोजगारी के प्रकार होते हैं, जैसे आप यहां पे नोट करिएगा। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको समझ लेते हैं। देखो आप लोग एक बिजनेस साइकिल समझते हो, मैं आपको समझाता हूं। देखो हमारी अर्थव्यवस्था कुछ ऐसे मूव करती है, ठीक है, इस तरह से साइकिल्स में। जैसे लाइफ में भी आपके उतार चढ़ाव होते हैं ना, उसी तरह से अर्थव्यवस्था में भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी हम अच्छा तरक्की कर रहे होते हैं, फिर कभी कोविड-19 से नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे चलती रहती है। अब एक चीज आप इमेजिन करना, ये वाला जो समय है ना, ये वाला, इस समय को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। यहां अर्थव्यवस्था ग्रोथ फेज के अंदर है, यहां इकोनॉमी ग्रो कर रही है। फिर जब वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है, इस पीरियड को हम लोग बूम फेज का नाम देते हैं, कि हाँ मैक्सिमम ग्रोथ चल रही है, 7%, 8%, 10%, खूब ग्रोथ चल रही है। इसके बाद ये वाला जो टाइम आता है, यहां ग्रोथ है तो पॉजिटिव, पर थोड़ी सी रफ्तार कम हो गई है, जिसको हम लोग स्लो डाउन का नाम देते हैं। फिर अगर अर्थव्यवस्था नीचे गिरने लग जाए, नेगेटिव ग्रोथ रेट होने लग जाए, तो उस केस में यहां पे हम देखेंगे कि यहां पर आपकी हालत हो जाती है मंदी वाली। यहां पे आपका रिसेशन आ जाता है, बहुत लंबे समय तक रिसेशन रहे तो वो एक तरह से आपका डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन मतलब अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ रिसेशन। फिर धीरे धीरे आप वापस करते हो, तो वापस आप एक रिकवरी के फेस पे आते हो, आप वापस पटरी पे खड़े होने की कोशिश करते हो। ये है बिजनेस साइकिल, उतार चढ़ाव, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, जब यहां पर अच्छा समय चल रहा है, अच्छा समय मतलब ये ग्रोथ वाला समय चल रहा है कहीं ना कहीं, अगर अच्छा समय चल रहा है अर्थव्यवस्था का, मतलब नौकरियां भी, सॉरी, अपने जो कंपनीज हैं वो खूब ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं। जब वो कंपनीज खूब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी, मतलब कहीं ना कहीं उससे आउटपुट ज्यादा आएगा। खूब प्रोडक्शन करने के लिए उनको लोग चाहिए होंगे। तो एक्चुअली ना, होता पता क्या है, ये वाला जो टाइम है जहां पर सब अच्छा चल रहा है, तो यहां पे कंपनीज जो होंगी वो बहुत ज्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, और कंपनीज के प्रोडक्शन बढ़ाने से इस टाइम के ऊपर आपकी जो बेरोजगारी है वो कम हो जाएगी। बेरोजगारी जो है वो कम हो जाएगी। जब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो बेरोजगारी यहां पे कम होती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। पर अगर आप जरा इस वाले फेज की बात करो जहां पे मंदी आ रखी है, अब मुझे बताओ, मंदी आ रखी है, मार्केट में कोई किसी प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं चाह रहा, तो कंपनीज क्या करेंगी? सर कंपनीज भी प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगी। तो कंपनीज ने जब अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया, तो इस प्रोडक्शन के कम करने की वजह से क्या हो जाएगा? सर बेरोजगारी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि आपका जैसे जैसे साइकिल ऊपर नीचे होता है ना, उसी तरह से आपकी बेरोजगारी भी कम ज्यादा होती रहेगी। कभी अच्छा समय आता है तो बेरोजगारी कम होती है, खराब समय आता है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। समझे? जैसे कोविड-19 आया, अब देखो जैसे कोविड-19 था, कोविड-19 में क्या था? कोई डिमांड ही नहीं थी कुछ टाइम के लिए, कहीं ना कहीं कंपनीज ने अपने लोगों को निकाल दिया, मंदी आ चुकी थी, और उससे आपकी बेरोजगारी बढ़ती हुई देखने को मिली। तो जब साइकिल के साथ साथ बेरोजगारी ऊपर नीचे आए, दैट वी टर्म एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये साइकिल आपको पता होना चाहिए जो यहां पे आपके सामने बनाया गया है। यस।
तो ये भी एक प्रकार हो गया आपके बेरोजगारी का। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और प्रकार हैं। यस, नेक्स्ट आओ, अगला है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब, देखो मान लेते हैं मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं, ठीक है, अब मुझे लेट्स से कोडिंग आती है, अब मैं जावा वगैरह पे कोड कर लेता हूं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास स्किल नहीं है, नहीं मेरे पास स्किल है, मेरे पास ये वाले आपको स्किल देखने को मिलेगा, मेरे पास स्किल है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लेट्स से यहां पे ये कौन है, दिस इज योर एम्प्लॉय, ये हमारा है एम्प्लॉय, जो मतलब जो नौकरी ढूंढ रहा है बेसिकली, ठीक है, एम्प्लॉय कह लो, मतलब एम्प्लॉय तो बना नहीं है ना, बट मतलब जो सर्चिंग फॉर जॉब, जो नौकरी ढूंढ रहा है, तो जो नौकरी ढूंढ रहा है उसके पास स्किल है, कुछ ना कुछ उसको आता है, ठीक है। पर अगर हम बात करें यहां पे सामने एक और पार्टी है जो कि नौकरी देना चाहता है, ये है एम्प्लॉयर, ये नौकरी देना चाहता है, पर पॉइंट पता क्या है, इसको अपनी कंपनी में ऐसे लोग चाहिए जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती हो, जिनको एआई आता हो, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता हो, ठीक है। अब नोटिस करिएगा यहां पे इनके पास कुछ स्किल्स हैं और इनको जो स्किल्स चाहिए उनमें एक मिसमैच है। मैं ये नहीं कह रहा इनके पास स्किल्स नहीं है, स्किल्स हैं, पर जो स्किल इनके पास है उससे नौकरी नहीं मिल सकती, जो नौकरी वाले स्किल्स हैं वो इनके पास है ही नहीं। तो जब ऐसा कोई बेरोजगारी आए उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे देयर इज अ मिसमैच बिटवीन skills possessed by an individual and those required by the employer। ठीक है, जो स्किल एम्प्लॉयर को चाहिए और जो इंसान के पास है उनके बीच में एक मिसमैच है, उनके बीच में मैच नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता जो इसके पास स्किल होते वही इसको चाहिए होते तो इसको नौकरी मिल जाती, पर जो इसके पास स्किल्स हैं वो इसको चाहिए ही नहीं, इसको कोई और स्किल चाहिए, तब उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। गॉट इट, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रकार की जो अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होनी चाहिए वो है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका क्या मतलब टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का, देखो जब लोग ना मशीनों से रिप्लेस होने लग जाएं, मशीन्स या टेक्नोलॉजी से, जो भी आप कहना चाहो, जब लोग मशीन्स या टेक्नोलॉजी से रिप्लेस होने लग जाएं उसको बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग मशीनों से रिप्लेस हो जाएं, आई विल गिव यू एग्जांपल। देखो मान लेते हैं कोई एक पर्सन था, ये पहले कुछ कंटेंट का काम करता था, कंटेंट डेवलपमेंट का काम करता था, ये अच्छा अच्छा कंटेंट बनाया करता था, पर अब पता क्या हो गया है, अब हमारे सामने आ चुका है कुछ चैट जीपीटी या इस तरह के और भी बहुत सारे टूल्स हैं, परप्लेक्सिटी हो गया, गूगल जेमिनाई हो गया, जेमिनी जो है। तो अब हुआ पता क्या, चैट जीपीटी ने आकर इसकी जॉब खा ली, इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय टेक्नोलॉजी। तो ऐसी बेरोजगारी को हम बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट।
क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं ये कोई अपना वर्कर है, ये पहले काम किया करता था एक फैक्ट्री में, अब फैक्ट्री में इसकी जरूरत नहीं है, अब फैक्ट्री ने पता क्या किया, इसको हटाकर कोई रोबोट रख लिया फैक्ट्री में। तो यहां क्या हुआ, वर्कर को रोबोट से यहां पे रिप्लेस कर दिया गया है, वर्कर को यहां पे रोबोट से रिप्लेस कर दिया गया है। तो दैट इज वाई इसको हम बोलेंगे देयर इज अ काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब लोग टेक्नोलॉजी से या लोग मशीनों से रिप्लेस होने लग जाएं, उसको हम लोग टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी यहां पे बोल देंगे। क्लियर हुई बात? गुड। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट हमें और पता होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहां पे क्या होता है, प्लीज यहां पे अंडरस्टैंड करना। देखो मान लेते हैं एक कोई पर्सन है, ठीक है, वो पहले मान लो जॉब 1 में था, उसके पास कोई नौकरी थी, पर उसको लगता है नहीं यार मेरे स्किल्स अच्छे हैं या मुझे और बढ़िया नौकरी मिलनी चाहिए। तो पता क्या करता है, वो पहली नौकरी छोड़ता है और दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाता है। कई बार ऐसे होता है, कई बार किसी को लग सकता है कि यार मैं बेहतर नौकरी के लिए बना हूं, तो वो अपनी पहली नौकरी छोड़ देगा और दूसरी नौकरी की तैयारी करेगा या दूसरी नौकरी को ढूंढने की कोशिश करेगा। अब हो सकता है दोस्तों कि ये जो बीच का समय है, लेट्स से इसके लिए एग्जांपल के लिए मान रहा हूं कि मान लो इसमें नई नौकरी ढूंढने में इसको 3 से 4 महीने लग गए, ठीक है। अब नई नौकरी ढूंढने में इसको 3 से 4 महीने लगे, तो दैट मीन सर ये 3 से 4 महीनों के लिए तो बेरोजगार हम इसको बोलेंगे ना? हाँ बिल्कुल। पर इसको क्या बोलेंगे, किस प्रकार की बेरोजगारी है, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल, ठीक है। जब आप एक तरह से क्या करते हो, जॉब स्विच करते हो ना, जॉब स्विच करते समय जब आप बेरोजगार होते हो ना, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल बेरोजगारी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, फ्रिक्शनल बेरोजगारी। जब एक जॉब से नई जॉब की तरफ आप जाते हो, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल बेरोजगारी, ठीक है। इनफैक्ट ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का एक दूसरा नाम भी है जो हम जानते हैं सर्च अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से। अब क्वेश्चन आता है हमने सर्च अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बोल दिया इसको, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो ना, सर्च मतलब क्या होता है, ढूंढना। फिर ढूंढने वाली बेरोजगारी ही तो है, जब आपने एक जॉब छोड़ी ताकि आप दूसरी जॉब ढूंढ पाओ, तो यही तो ढूंढने वाली बेरोजगारी है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है बात? यस और नो? अच्छा, एक इसके अलावा ना कई बार टर्म और हमें न्यूज पे देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब क्वेश्चन आएगा इसका क्या अर्थ है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। देखो दरअसल में ना इसको बेरोजगारी कहना सही नहीं है, और इनफैक्ट ये बेरोजगारी है भी नहीं, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो मान लेते हैं एक कोई पर्सन है, और मान लेते हैं इसने पीएचडी कर रखी है, ठीक है, इसने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी करी, तो काफी इसने रिसर्च वगैरह में काफी अच्छा काम कर रखा है। देखो ऑनेस्टली मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि कोई काम छोटा बड़ा होता है, सब काम बराबर होते हैं, सब काम इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। पर एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करो, कई बार पता क्या हो सकता है कि मान लो ये जो बंदा है, इसने है तो इसका काम मतलब रिसर्च वाला काफी एडवांस काम ये कर सकता है और कर भी रहा है, इनफैक्ट रिसर्च इसने करी है। पर कई बार इस बेचारे को ना नौकरी उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं सामने आती, और इसको पता क्या करना पड़ता है, मान लेते हैं कोई ऐसी जॉब करनी पड़ती है जो लेट्स से ग्रुप डी जॉब है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि दुनिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम इंपॉर्टेंट हैं, बट इसके स्किल शायद बहुत हायर जॉब वाले थे,
बट इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ग्रुप डी जॉब जैसे एक पीएन के तौर के ऊपर काम करना पड़ रहा है। तो काम तो ये कर रहा है, पर एक ऐसी जॉब के अंदर जहां पर उसके स्किल्स से काफी नीचे के स्किल्स की यहां पे जरूरत है। जब ऐसा होता है ना, उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि आपके जो स्किल्स है उससे कम वाले स्किल जॉब के ऊपर आप यहां पे काम कर रहे हो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। डू गेट द पॉइंट? हालांकि ये बेरोजगारी है नहीं, क्योंकि इंसान काम तो कर ही रहा है, तो बेरोजगार तो नहीं बोलेंगे इसको, पर हाँ इतना जरूर है कि उसके जो काइंड की जॉब थी, उसके जो टाइप की जॉब थी, उसके हिसाब से हम लोग काफी कम वाली जॉब के ऊपर वो काम कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट का। तो अनएम्प्लॉयमेंट के जो अलग अलग प्रकार थे वो हमने यहां तक डिस्कस किए। उसी तरह से हमें पॉवर्टी का भी समझना होगा कि ये पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा एक बार पॉवर्टी कॉन्सेप्ट पे भी आ जाते हैं। पॉवर्टी, देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही सामने निकल के आता है कि आखिर हम पॉवर्टी को बोलते किसको हैं, कौन इंसान गरीब है। इसका अपना फर्क समझना। पॉवर्टी के ना डेफिनेशन वक्त के साथ बदलती रही है। पहले पॉवर्टी की डेफिनेशन कुछ और थी, फिर कुछ और हुई, अब आज इवॉल्व होते होते कुछ और बन गई है। मीनिंग समझना। देखो पहले ना पॉवर्टी को हम यूनी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट के रूप में अंडरस्टैंड करते थे। किस तरह से? यूनी डायमेंशनल। अब क्वेश्चन आता है यूनी डायमेंशनल का मतलब क्या है? यूनी का मतलब होता है सिंगल, सिंगल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन का मतलब क्या कि पहले हम लोग सिर्फ पैसे की या मनी की फॉर्म में देखा करते थे। सिर्फ एक ही डायमेंशन थी, पैसा। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो गरीब है, अगर किसी के पास पैसा है तो वो गरीब नहीं है। डू यू गेट द पॉइंट? तो पहले पॉवर्टी को इसी तरह से समझाता था, सिर्फ एक डायमेंशन पैसे की। बट धीरे धीरे समय के साथ ये पॉवर्टी की डेफिनेशन इवॉल्व हुई है। एंड अब आज के समय जो पॉवर्टी है वो बन चुकी है मल्टी डायमेंशनल। अब इसका मतलब क्या है? मल्टी का मतलब होता है मल्टीपल। अब पॉवर्टी को अलग अलग डायमेंशन में देखा जा रहा है। अलग अलग डायमेंशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, क्या एक इंसान को अच्छी शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही? अगर अच्छी शिक्षा मिल रही है, या अगर मान लो अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, तो भाई उसको भी गरीब बोलेंगे। उसी तरह से हम यहां पे हेल्थ को भी कंसिडर करने लग गए। दैट मीन्स व्हाट? क्या अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है? अगर किसी बंदे को अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा तो वो इंसान भी गरीब हुआ। उसी तरह से अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक इंसान का जीने का स्तर कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका कैसा है। तो पॉइंट पता क्या है? आज के समय हम लोग गरीबी को पैसों के बहुत आगे जाके देख रहे हैं। सिर्फ पैसों तक ही हमारी उसकी डेफिनेशन सीमित नहीं है, हम पैसों के काफी बियॉन्ड जाके आज के समय हम पॉवर्टी को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग प्रकार की डायमेंशंस हैं, जैसे आपका एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या ये बात क्लियर हुई यहां तक? यस और नो? ठीक है, गुड गुड गुड। अब प्लीज यहां पे एक बात समझिएगा कि ना कई बार दो कॉन्सेप्ट्स लिखे जाते हैं, आपकी बुक में दो पॉइंट्स मेंशन भी हैं, आप समझना इस बात को। एक कॉन्सेप्ट होता है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आता है वो होता है आपका रिलेटिव पॉवर्टी का। अब इसका क्या मतलब? एब्सोल्यूट और रिलेटिव, क्या मतलब इस चीज का एब्सोल्यूट और रिलेटिव का? देखो जब आप बात करते हो ना एब्सोल्यूट, तो उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट टर्म्स में। किसी के साथ कंपेयर मत करो, आप एब्सोल्यूट टर्म्स में बताओ। कहने का मतलब, अगर एक इंसान के पास
इतना भी नहीं है कि वो रोटी कपड़ा मकान बेसिक चीजें आपका सस्टेन कर पाए, तो पुअर हुआ। सीधी सी बात, ही इज एब्सोल्यूट पुअर। अगर एक इंसान के पास इतना भी नहीं है कि वो आपका रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक जरूरतें पूरी कर पाए, वो एब्सोल्यूट पुअर हुआ। बट व्हेन वी कम टू दिस वर्ड रिलेटिव पुअर या रिलेटिव पॉवर्टी, इसमें आप किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं एक सोसाइटी में रहता हूं, मेरे आसपास के घरों में सबके पास गाड़ियां हैं, ठीक है, कार रखी हुई है सबने, पर मैंने रखी हुई है एक्टिवा, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अब समझो मेरे पास रोटी कपड़ा मकान बेसिक चीजें हैं, बट मेरे पास गाड़ी नहीं है, बाकी सब लोगों के पास गाड़ी है। तो मैं जब अपनी सोसाइटी को देखता हूं ना, तो मुझे रियलाइज होता है कि मैं उनके रिस्पेक्ट में, उनके रिलेशन में मैं गरीब हूं। ध्यान से समझो, मैं हूं नहीं गरीब, पर मेरे माइंडसेट में ऐसा लगता है कि मैं गरीब हूं। उसका रीजन यही है कि मैं अपने आप को बाकियों के साथ कंपैरिजन करते हुए देखता हूं। तो दैट इज व्हाई आई एम अ रिलेटिवली पुअर पर्सन। समझ पाए इस चीज को? तो ये अंतर होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या हुई? अ सिचुएशन in which a person is unable to meet basic necessities of life. Basic necessities of life like food, clothing, shelter, etc. ठीक है, उसकी बेसिक जरूरतें भी उसकी यहाँ पे पूरी नहीं हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होगा? जहां बाकी लोग कोई चीजें एंजॉय कर रहे हैं, वो मुझे नहीं मिल पा रही। ए सिचुएशन in which a person is unable to enjoy comforts of life which are enjoyed by other people in the society. आप इस चीज को ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो, जैसे किसी इंसान की शादी होती है, ठीक है ना, तो जब इंसान की शादी होती है तो ठीक ठाक वो शादी कर लेता है, ठीक है ना, कि उसके पास ठीक ठाक पैसा है, तो ठीक ठाक से शादी वो कर लेगा। पर अगर वो देखेगा कि यार अंबानी जी की शादी में तो इतना करोड़ रुपए खर्च हो गया था, तो उसको लगेगा कि भाई मैं तो गरीब हूं। वो है नहीं गरीब, पर वो जब अपने आप को कंपेयर करेगा तो उसको फील होगा कि वो गरीब है। तो ऐसे केसेस को हम यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी का नाम देंगे, कि आप रिलेटिव पुअर हो। आप पुअर हो नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि आप पुअर हो, क्योंकि आप अपने आप को बाकियों से कंपेयर यहां पे करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, गुड। अब जब हम बात करते हैं ना दोस्तों पॉवर्टी की, तो दरअसल में ना आपकी एक पॉवर्टी लाइन बनती है, समझना इस बात को। इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? वी कॉल दिस एज गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन, मान लेते हैं मैंने एक लाइन बना दी इस तरह से,
अब इस लाइन का पर्पस पता क्या है? इस लाइन के माध्यम से मुझे ये पता लगेगा कि कौन लोग गरीब हैं एंड कौन गरीब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई पर्सन यहां पे है, तो भाई ये बंदा कहां है? ये गरीबी रेखा से नीचे है, तो ये क्या हुआ? ये गरीब हुआ। ये एक व्यक्ति है, ये भी गरीबी रेखा से नीचे है, तो भाई ये भी गरीब हुआ। ये यहां पे एक पर्सन है, ये भी गरीबी रेखा से नीचे है, ये भी गरीब हुआ। तो जितने भी लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं ना, उनको हम लोग पुअर बोल देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर जो गरीबी रेखा से मान लो यहां पे कोई ऊपर है, इनको क्या बोलेंगे? क्या इनको अमीर बोल सकते हैं? अमीर नहीं बोलना। क्यों क्यों? अरे भाई कोई बंदा गरीब नहीं है, क्या वो अमीर ही होगा? नहीं, वो मिडिल क्लास भी हो सकता है। कोई इंसान गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, इसको अमीर थोड़ी बोल दोगे। यू विल कॉल देम एज नॉन पुअर। नॉन पुअर मतलब कि आप गरीब नहीं हो। आप बोलोगे कि आप गरीब नहीं हो, ऐसा नहीं कहोगे कि अमीर हो। अमीर तो अंबानी अडानी या और लोग होते हैं, ये कौन है? ये गरीब नहीं है, मिडिल क्लास हो सकते हैं। ठीक है ना? और इसी पर्टिकुलर पॉवर्टी लाइन के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने एक टर्म आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म बीपीएल। व्हाट इज बीपीएल? बीपीएल इज बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको हम बिलो पॉवर्टी लाइन बोलेंगे, एंड वहीं से टर्म आ गया हमारा बीपीएल। इसी तरह से अगर हम बात करें कुछ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, विल कॉल देम एज एपीएल, दैट इज अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये लोग गरीबी रेखा से ऊपर है, ये लोग गरीबी रेखा से ऊपर है। गरीबी रेखा से जो लोग ऊपर हैं उनको अमीर नहीं बोलना, उनको बोलना है कि आप नॉन गरीब हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्या ये अंतर समझ आया आपको? पॉवर्टी लाइन से ऊपर होना, पॉवर्टी लाइन से नीचे होना। ठीक है, ओके ओके ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि पता कैसे लगता है कि कौन गरीबी रेखा से ऊपर है, कौन गरीबी रेखा से नीचे है? देखो इसके लिए ना पास्ट में बहुत सारी कमेटीज बनी है, हालांकि बहुत पुरानी हो चुकी हैं, हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। हमें ना दरअसल में 4 कमेटीज के बारे में पता होना चाहिए। एक थी अलग कमेटी, एक थी लकड़ा वाला कमेटी, एक थी आपकी तेंदुलकर कमेटी, और एक आखिरी जो बचती है वो है आपका रंगाराजन कमेटी। इनको डिकोड करते हैं। देखो इनका पर्पस क्या है कमेटीज बनने का, अलग कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, लकड़ा वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटी का। इसका पर्पस बहुत सिंपल है। देखो आप लोग मुझे ये बताओ कि आपने डिसाइड कैसे किया कि इस लाइन को यहीं बनाना है, इस लाइन को थोड़ा नीचे क्यों नहीं बना दिया गया, इस लाइन को ऊपर क्यों नहीं बना दिया गया? क्योंकि जानना है ना कि गरीब किस रेखा के नीचे होगा, गरीब कितना कमाएगा या कितना खर्च करेगा, ये जानना जरूरी है नहीं है? तो पॉवर्टी लाइन ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो दरअसल में जो कमेटीज बनाई गई ना, ये इसी पर्पस के लिए बनाई गई कि आप बताओ कि गरीबी की डेफिनेशन क्या दें, कहां गरीबी रेखा को हमें रखना है। तो इन चारों कमेटीज के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा। सबसे पहले पिक करते हैं अलग कमेटी। अब अलग कमेटी, दरअसल में जो नाम है ना, ये वाई के अलग जी के नाम के ऊपर है, योगेंद्र कुमार अलग जी। ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, अभी रफली 2 साल पहले इनकी डेथ हुई है, तो न्यूज में थे तब भी। तो दरअसल में वाई के अलग कमेटी जी का गरीबी नापने का जो तरीका था ना, उसको हम लोग कैलोरी बेस्ड अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, अडल्ट डेली कैलोरी इनटेक।
कि डेली बेसिस के ऊपर कितनी कैलोरीज उसको मिल रही है। तो इन्होंने जो आइडिया दिया वो ये था कि रूरल एरिया के अंदर अगर हम बात करें तो 2400 कैलोरीज, और अगर दोस्तों हम बात करें अर्बन एरिया की तो 2100 कैलोरीज। ये इन्होंने आइडिया दिया 2400 कैलोरीज और 2100 कैलोरीज का। एक अडल्ट इंसान को डेली बेसिस के ऊपर कितनी कैलोरीज मिल रही हैं उसके हिसाब से डिसाइड किया गया। अगर एक गांव के व्यक्ति को 2400 कैलोरीज दिन की मिल पा रही हैं या उससे ज्यादा मिल पा रही हैं तो वो गरीब नहीं है। अगर इतना भी नहीं है कि उसको ये भी नहीं मिल पा रहा है तो वो गरीब हुआ। सिमिलरली अर्बन एरिया की बात करें तो किसी को 2100 कैलोरी से ज्यादा मिल रही हैं तो गरीब नहीं है, 2100 से कम मिलेगा तो वो गरीब है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये अर्बन के लिए अलग और रूरल के लिए अलग क्यों? और दूसरी बात आप ये बताओ कि यहां पे गांव के लिए अलग क्यों है, ये गांव के लिए ज्यादा कैलोरीज क्यों है? शहरों में तो ज्यादा होनी चाहिए पर शहरों में कम रखा गया इसमें। इसका कारण बहुत ही सिंपल सा है। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि भाई जो गांव के क्षेत्र होते हैं ना, रूरल एरियाज में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। रूरल एरियाज में आपका हाथों से काम, आपका फिजिकल काम, आपका खेतों में काम करना है ना, बहुत सारे ऐसे फिजिकल काम होते हैं। अब ये जो फिजिकल एक्टिविटी है इसके लिए तो देखो फिर खाना भी उस हिसाब से कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि आपके काफी ज्यादा फिजिकल कसरत यहाँ पे हो जाती है इन चीजों के अंदर। सो दैट इज वाई यहाँ पे वाई के अलग जी ने कैलोरी बेसिस पे बात की एंड बात भी ये करी कि 2400 कैलोरीज उनके लिए एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें 2100 कैलोरी शहरों के लिए। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। ये दरअसल में जो कमेटी थी ये 1979 की कमेटी थी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी आती है वो आती है आपकी लकड़ावाला कमेटी। नाइनटीन 1993 की ये कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर से एक बात, ये तेंदुलकर जो है वो सचिन तेंदुलकर की बात नहीं यहाँ पे हो रही, ये सुरेश तेंदुलकर जी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 1993 में यहाँ पे कमेटी आती है और यहाँ पे इन्होंने चेंज पता क्या किया? देखो कैलोरीज वाला जो चीज वो तो रखी गई, पर कैलोरी के साथ साथ इन्होंने एक इंसान का क्लोथिंग पे ऊपर और जो शेल्टर के ऊपर खर्चा होता था, ठीक है, रहने के ऊपर और कपड़े के ऊपर, तो तीन चीजें, रोटी कपड़ा मकान, इन तीनों के ऊपर यहां पे खर्चा देखना स्टार्ट किया। जो पहली कमेटी थी अलग कमेटी, वहां केवल और केवल कैलोरीज का कैलकुलेशन किया जाता था। यहां पर कैलोरीज के साथ साथ आपने क्लोथिंग और शेल्टर को भी देखना शुरू कर दिया। तो चीजें ब्रॉड होती जा रही हैं, चीजों को इनकैलकुलेट और करते जा रहे हैं आपको गरीबी रेखा कैलकुलेट करने के लिए। तो इन्होंने यहां पे ये बात करी लकड़ावाला कमेटी ने, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन डेवलप करना स्टार्ट किया। ये देखना क्या है पॉइंट, ये स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब क्या है? राज्य के हिसाब से हमने पॉवर्टी लाइन डिसाइड करना शुरू किया, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो हर एक एरिया में आपके वस्तुओं के दाम अलग अलग होते हैं, प्राइस लेवल वेरी करते हैं। अब अगर वस्तुओं का सेम थाली का रेट यहां कुछ अलग होगा वहां कुछ अलग होगा, तो दैट इज वाई हमें पॉवर्टी लाइन भी इस तरह से हमारी स्पेसिफिक ही होनी चाहिए। तो ये स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस हमने यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट किया लकड़ावाला कमेटी के अंतर्गत। फिर हम और आगे जाते हैं तो उसमें आपका तेंदुलकर कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वी हैव योर तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी में क्या होता है? सॉरी, तेंदुलकर तो मैंने बता दिया आपको, एक सेकेंड, हाँ हाँ सॉरी, लकड़ा वाला बताया, हाँ ठीक है ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे तेंदुलकर बोल दिया था, वेरी सॉरी, ये लकड़ा वाला ही था। तो यहाँ पे तेंदुलकर कमेटी पे आते हैं, ठीक है। अब आएंगे अपने तेंदुलकर कमेटी पे। आई एम वेरी सॉरी, पहले मैंने आई थिंक नाम मैंने लिखा वहां लकड़ा वाला ही था, पर मैंने बोल शायद तेंदुलकर दिया था, बट ठीक है, आप प्लीज करेक्ट कर लेना अगर मैंने गलत बोल दिया। पॉइंट मेरा यही था, ये सारा लकड़ा वाला कमेटी का था, दिस इज रिगार्डिंग लकड़ा वाला कमेटी। तेंदुलकर कमेटी पे अब आते हैं।
ठीक है, मैंने आई थिंक पहले तेंदुलकर बोल दिया, बट यहां पे तेंदुलकर कमेटी है। तेंदुलकर कमेटी ने पता क्या देखा, तेंदुलकर कमेटी ने एक चीज रियलाइज करी, इन्होंने रियलाइज ये किया कि एक इंसान का शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे भी तो खर्चा होता है। एक इंसान जो होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी खर्चा करता है, बिल्कुल करता है। पर जो पिछले वाली कमेटी थी, चाहे लकड़ा वाला कमेटी की बात करें या अलग कमेटी की बात करें, आप रियलाइज करेंगे कि इन कमेटीज में हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चे को कंसिडर ही नहीं किया गया। अब क्वेश्चन है क्यों, लकड़ा वाला ने क्यों नहीं देखा या अलग कमेटी ने क्यों नहीं देखा अपने हेल्थ और एजुकेशन खर्चे को? इसका कारण है, इनका ऐसा मानना था कि देखो सरकार ने सरकारी स्कूल तो खोल ही दिए हैं, सरकार ने सरकारी अस्पताल तो खोल ही दिए हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा और स्वास्थ्य प्रोवाइड करना। तो लकड़ा वाला कमेटी और अलग कमेटी ने ऐसा मान के चला कि लोगों का इस पे खर्चा होगा ही नहीं, पर ये अपने आप में अजम्पशन गलत है। सो दैट इज वाई तेंदुलकर कमेटी में क्या होता है, आपका हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा है वो यहां पे हम देखने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो हेल्थ और एजुकेशन को भी हमने यहां पे इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये तेंदुलकर कमेटी से ऐड हुआ। पहले वाली कमेटीज ने क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि पहले वाली कमेटीज ने ये बोला कि भाई ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। देवर अर्लियर कमेटीज, अर्लियर कमेटीज considered them as responsibility of the state। कि सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार करेगी काम, ये काम तो सरकार करेगी, ऐसा यहां पे पिछली वाली कमेटीज ने बोला, पर यहां पे इन्होंने इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये तेंदुलकर कमेटी ने एक बड़ा चेंज था, ठीक है। तो इन्होंने जो आंकड़े दिए वो हर महीने कितना खर्चा होता है उसके हिसाब से दिए। क्या दिया उन्होंने, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा। व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटा ना, पर पर्सन इसका मतलब, एक व्यक्ति महीने में कितना खर्चा करता है वो यहां पे देखते हैं, मंथली पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति खर्चे को हम यहां पे देखने की कोशिश करते हैं आपके यहां पे। तो इन्होंने जब अपना एस्टिमेशन निकाला तो इनके एस्टिमेशन के हिसाब से 21.9% पुअर आपको भारत में देखने को मिल जाते हैं, एज पर यूर तेंदुलकर कमेटी, कि देश में 21.9% यहां पे पुअर है। यहां पे आप समझिएगा, यहां पे बात जो हुई ना वो कैलोरी के ऊपर ही थी, कैलोरी तो थी ही थी, उसके अलावा आपकी जो पिछला क्लोथिंग और आपका जो शेल्टर था वो भी इंक्लूड था ही लास्ट वाली में, लकड़ा वाला में। उसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन को भी यहां पे इंक्लूड होना स्टार्ट हो गया। तो आप अंडरस्टैंड ये करो, क्या अंडरस्टैंड करो, मैंने आपको जैसा बताया कि पॉवर्टी की डेफिनेशन बदल रही है, एंड क्लियरली ये जो आपके सामने कमेटीज हैं इससे भी आपको पता लगेगा कि कमेटीज के माध्यम से भी पॉवर्टी की डेफिनेशन को हम और ब्रॉड करते जा रहे हैं। पहले जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैलोरी से हम शुरू कर गए थे, फिर कैलोरी के अलावा चीजें देखनी शुरू करी, अब यहाँ हेल्थ और एजुकेशन भी हम देखने लग गए हैं, वहां पे खर्चा भी। तो यहां पर भी अंडरस्टैंडिंग हमारी यही बननी चाहिए कि पॉवर्टी की डेफिनेशन में हम यहाँ पे उसको ब्रॉड और इंक्लूसिव यहाँ पे करते जा रहे हैं। इसके बाद एक और कमेटी हमें देखने को मिलती है, दैट इज योर रंगाराजन कमेटी। अब रंगाराजन कमेटी में क्या होता है, देखो रंगाराजन ने ना, जो आपके डॉक्टर सी रंगाराजन जी हैं, इन्होंने इसको और ब्रॉड कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो कैलोरी तो हम देख ही रहे थे, पर कैलोरी के अलावा इन्होंने एक इंसान को कितना ज्यादा प्रोटीन और कितना ज्यादा फैट्स मिल रहा है, इन्होंने वो भी इंक्लूड कर दिया। अब इस बात को अंडरस्टैंड करो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखो यार, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि यार गांव के किसान को 2400 कैलोरी मिल जाए, एक आपके शहर वाले इंसान को 2100 कैलोरीज मिल जाए,
पर ये भी तो आप अंडरस्टैंड करो कि क्या उसको हम यहाँ पे पौष्टिक खाना बोलेंगे? जैसे मान लो मैंने आपको दिन के 10-15 केले दे दिए, अब शायद आपकी जो कैलोरी की लिमिट है या कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो जाएगी, पर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैलोरी के अलावा आपके प्रोटीन्स, आपके फैट्स, ये सब भी सही मात्रा में होने चाहिए। अगर ये सही मात्रा में है ही नहीं तो आपको हम गरीब ही बोलेंगे, ठीक है ना? तो क्लियरली आपको अंडरस्टैंड होता हुआ देखने को मिलेगा कि यहां तक आते आते हमने पॉवर्टी को और ज्यादा एक्सपेंड हमने उसकी डेफिनेशन को कर दिया है, एंड यहां पर हम ये सारी बातें भी इंक्लूड करने लग गए हैं। अब जब रंगाराजन जी ने अपना एस्टिमेशन दिया तो इनके एस्टिमेशन के हिसाब से 29.5% आपको पुअर यहां पे देखने को मिले, ठीक है? तो डॉक्टर सी रंगाराजन जी का ये एस्टिमेशन था 29.5% का। अब एक बात आप लोग और अंडरस्टैंड करना कि व्हेन वी टॉक अबाउट ना पॉवर्टी, जो हमारी लेटेस्ट कमेटी जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो दरअसल में डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी नहीं बल्कि आपका तेंदुलकर कमेटी है। देखो एक तो पता क्या हुआ, तेंदुलकर कमेटी ने पॉवर्टी कम बताई 21.9%, बट जो नेक्स्ट कमेटी थी डॉक्टर सी रंगाराजन जी की कमेटी, उन्होंने 29.5 बताई, तो थोड़ा सा सरकार ने उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। So that is why तेंदुलकर कमेटी is considered to be most acceptable. बट इस टाइमलाइन को आप जरा अंडरस्टैंड करें। ये जो हमने टाइमलाइन यहाँ पे ड्रॉ करी कि कैसे अलग कमेटी से लकड़ा वाला कमेटी, फिर तेंदुलकर कमेटी, फिर आपका डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी देखने को मिलती है, इनका आप डिफरेंस समझो कि कैसे कैसे हम जैसे जैसे पॉवर्टी कैलकुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरह से चीजें और एक्सपैंड और बड़ी होती जा रही हैं। जो हम चीजें विटनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हम इंक्लूड कर रहे हैं। पहले कम चीजें देखी जा रही थी, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, राइट? ये है पॉवर्टी का मल्टी डायमेंशन होना, कि पॉवर्टी सिर्फ पैसों से नहीं, पॉवर्टी के आज के समय अलग अलग डायमेंशंस हैं, उन सभी डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करना। आपकी बुक्स में इतना ही मेंशन है, पर अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते होंगे ना, तो करंट अफेयर्स में अक्सर हम लोग जैसे प्रीलिम बूस्टर में भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, आपने रियलाइज भी किया होगा कि आजकल आपके सामने ना कुछ इंडेक्सेस आते हैं। जैसे यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना? अब आज के समय हम लोग पॉवर्टी का ये वाला इंडेक्स देखने लगे हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग वही सब चीजें, एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो यूनाइटेड नेशन ना यूएनडीपी, वो यहाँ पे ये काम करने लग गया है, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पे बनाने लग गया है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के माध्यम से हम यही अंडरस्टैंड करते हैं कि किन किन डायमेंशंस को हमें समझना है, दुनिया में कौन से देश में ज्यादा पॉवर्टी है, कौन से देश में कम पॉवर्टी है। ये पॉवर्टी सिर्फ पैसों के माध्यम से नहीं, हम अलग अलग डायमेंशन से देखने लग गए हैं। तो ये जो लेटेस्ट इंडेक्सेस आते हैं, इन्होंने हर एक चीज को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। तो ये जो दो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे, पॉवर्टी का और आपका जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, इन दोनों टॉपिक्स को आज के सेशन में हमने काफी डिटेल में समझा है। आई होप ये जो आज का सेशन था आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी उसके रिगार्डिंग आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। तो दोस्तों इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।